अच्छा बेटा देखो 1896 में 1896 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेनरी बेक्केरेल। ये साइंटिस्ट काम कर रहा था एक एलिमेंट पर, एक सैंपल पर, पिच ब्लेंड। इस पे काम कर रहा था ये काम कर रहा था बेटा पिच ब्लेंड पर। ठीक है, पिच ब्लेंड क्या होता है? सब बोलो बेटा। यही पूछना था। अच्छा, पिच ब्लेंड क्या होता है? पिच ब्लेंड बेटा यूरेनियम का, ओहो मैंने यूरेनियम का ही लिख दिया, यूरेनियम मिक्स सॉल्ट, या आप इसे यूरेनियम की ओर भी कह सकते हो। अब देखो ओर में क्या होता है, जैसे ये मेरे पास एक सैंपल है, अब इसके अंदर यहाँ ड्रॉ नहीं करते, यहाँ करते हैं थोड़ा बड़ा। मान लो ये एक टुकड़ा पत्थर का मैंने जमीन के नीचे से निकाला। अब मैं कह रहा हूं कि ये फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम की ओर है, तो इसमें एक कंपाउंड होगा जिसमें यूरेनियम होगा, जैसे UCO3 यूरेनियम कार्बोनेट। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होंगी, SiO2, Al2O3 फॉर एग्जाम्पल, CaCO3, आयरन ऑक्साइड, कुछ भी हो अच्छा सकता सर। है बेटा। सर आपने कहा कि यूरेनियम का भी होगा, कोई कंपाउंड होगा जैसे वो UCO3। तो सर हम इसको ये नहीं कह सकते इससे, तो ये यूरेनियम का और क्यों कहलाएगा? एल्यूमिनियम का और क्यों नहीं कहला सकता, या आयरन का? अच्छा ठीक है, अच्छा सवाल है, थोड़ी देर में इसका मैं जवाब दे देता हूँ। मेरे ख्याल से मेरी बात यहाँ वाली पूरी हो गई शायद। हाँ ठीक है, तो ये अब इसमें काफी सारी इम्प्योरिटीज होंगी। सवाल मेरे पास एक हुआ मुझसे कि भाई इसको हम यूरेनियम को और क्यों कह रहे हैं? भाई इसमें से हमें और भी तो चीजें मिल रही हैं, तो हम किसी और का और कह लें। यस सर। देखो बेटा, और का जो भी नाम रखा जाता है ना, या जिस चीज की और कहा जाता है, उसकी दो वजह हो सकती है और का कोई भी नाम रखने की। पहली वजह क्या होती है? पहला रीजन होता है कि वो जो सब्सटेंस हो वो उस ओर में मैक्सिमम अमाउंट में हो। पहली वजह ये हो सकती है, यानी कि इस सब्सटेंस में ये जो यूरेनियम मिनरल हो ये सबसे ज्यादा हो बाकियों के मुकाबले में। ओके सर। दूसरी वजह क्या हो सकती है? दूसरी वजह आ, आपकी डिजायर क्या है। मतलब अगर आपकी डिजायर यूरेनियम है तो ये और यूरेनियम की यस है, सर। और अगर यानी आपकी अगर आपको डिजायर, यूरेनियम चाहिए। तो आप इसे यूरेनियम की ओर मान के काम करोगे। लेकिन अगर आपको इसी ओर में से फॉर एग्जांपल, सर आप तो कह रहे हैं मैक्सिमम अमाउंट ना, हम मैक्सिमम अमाउंट नहीं मानते, हम बोल रहे हैं सर मिसाल के तौर पे एक और आई है जमीन में से, और उस ओर में सिर्फ तीन चीजें हैं। एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक है सर आयरन ऑक्साइड, और एक है सर फॉर एग्जांपल CuFe, नहीं Cu2S। अब बताएं सर ये और किस चीज की है? फॉर एग्जाम्पल सर 50 ग्राम इसमें ये है, 50 ग्राम इसमें ये है, और 50 ग्राम इसमें ये है, तीनों बराबर है। अब बताइए सर और किसकी है? तो मैक्सिमम अमाउंट वाली कंसीडरेशन तो यहां से फारिग हो गई, यस सर। वो तो बराबर है ना। अब मैं कह रहा हूं कि बेटा आप तीन और लेकर आए, अब मैं निकाल रहा हूं आयरन, ठीक है ना, तो मेरे लिए ये और आयरन की यस है। सर। अरसलना को आपने ये और दी, वो कह रही है कि मैं निकालूंगी एल्यूमिनियम। सर तो पहले ये बता दें और है क्या? बता देते हैं बेटा, अब पहले ये मैं कंप्लीट कर लूं, बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर आ गया हूं। यस सर। अरसलना को आपने वो ये, वाली मैंने अर्सला को दी। तो इसने निकाली, ये बोल रही है कि भाई मैं निकाल रही हूँ एल्यूमिनियम, तो अब ये और अरसलना के लिए हो गई एल्यूमिनियम की ओर, ठीक है। अब ओके सर। मारिया को चूंकि और का मतलब ही समझ नहीं आया, तो उसको आपने कुछ नहीं दिया, ये आपने अपने पास रख लिया, ठीक है। सही। तो आपने कहा कि भाई मैं निकाल रही हूं इसमें से कॉपर, तो आपके लिए ये और हो गई कॉपर की, सही। ठीक है। अच्छा, ओके सर, समझ में आ गई।
ओके बेटा। अब मारिया आप कह रही हैं कि सर ये और क्या चीज है ये बताएं। देखो बेटा, अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस दुनिया में 118 एलिमेंट्स रखे और उस 118 एलिमेंट से अल्लाह ने दुनिया में बेतहाशा चीजों को खल्क कर दिया, बेतहाशा। अब अगर आप बोलें कि सर मैं चाह रही हूं कि मुझे अलग अलग कंपाउंड, मतलब मुझे कंपाउंड नहीं मिले, मैं तो अलग अलग एलिमेंट्स हासिल करना चाह रही हूँ, सर आप मुझे कंपाउंड क्यों बार बार बता रहे हैं, क्यों बार बार आप मुझे कंपाउंड दे रहे हैं? तो बेटा मैं इसका आपको जवाब दे दूं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एलिमेंट्स बहुत, अकेले अकेले एलिमेंट्स ना बहुत कम रखे हैं। ज्यादातर एलिमेंट्स कंपाउंड की शक्ल में होते हैं। अब ऐसे एलिमेंट्स जो आप जमीन के नीचे से निकालते हो, अब जमीन के नीचे से सॉलिड फॉर्म में निकालते हो, याद रखना जमीन के नीचे से हम लिक्विड में क्रूड ऑयल भी निकालते हैं, मैं क्रूड ऑयल की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो आप जमीन के नीचे से हासिल करते हो और उनकी कोई इकोनॉमिकल वर्थ होती है, उनकी कोई इकोनॉमिकल वर्थ होती है, उसे ओर कहते हैं सॉलिड फॉर्म में। जैसे कि मुझे मिसाल के तौर पे मुझे पता चला भाई कि जिस जगह मैं रहता हूँ यहाँ रोड पर जमीन रोड के नीचे ना बहुत वाफिर मिकदार में आयरन मौजूद है, लोहा, आयरन की ओर मौजूद है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं खोदूंगा, खोद कर आयरन की ओर तक जाऊंगा। जब मैं ओर तक जाऊंगा तो मैं वहां से जब बड़े बड़े चंक्स निकालूंगा, मैं बड़े बड़े पत्थर निकालूंगा। ये जो बड़े बड़े पत्थर होंगे ना, बेसिकली बेटा ये होगी ओर। अब इस ओर में वो मिनरल जो मेरा रिक्वायर मिनरल है वो इतना होगा, ये मेरा रिक्वायर मिनरल है। और बाकी सारी चीजें क्या होंगी, बाकी सारी चीजें इंप्यूरिटीज होंगी, बाकी सारी चीजें इंप्यूरिटीज होंगी। सर हो सकता है वो दूसरे मतलब कंपाउंड्स हो तो तब तो उसे इम्प्योरिटीज नहीं बेटा कहेंगे ना हम। आपके लिए तो इंप्यूरिटी है ना वो। आप, हाँ ये भी है सही। आप सर को तो आयरन चाहिए था। मुझे जो हाँ चाहिए ठीक है। मेरा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट वो है। हाँ आप भाई इसमें से, अच्छा अभी मैं एक बात बताता हूँ, मैंने कहा था ये मैं आयरन निकाल रहा हूँ, समझना बात को, मैं आयरन निकाल रहा हूँ तो मेरे लिए ये और आयरन की है, मेरे लिए इस और में अब जो कुछ है ना वो सब इंप्यूरिटी है, सब गैंग है। मेटलर्जी में इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं गैंग। इसी तरीके से आपने कहा कि भाई सर मैं एल्यूमिनियम निकाल रही हूँ, मेरे लिए एल्यूमिनियम चीफ है, चीफ मटेरियल है, मेरा रिक्वायर सब्सटेंस है, तो आपके लिए बाकी कुछ जो है ना इसे ओर में वो सब आपके लिए इंप्योरिटी है या गैंग है। सेम फॉर कॉपर। हाँ आपकी ही इंडस्ट्री उसी ओर में से आयरन भी निकाल रही हो, कॉपर भी निकाल रही हो और एल्यूमिनियम भी निकाल रही हो, तो आपके लिए कुछ भी इंप्योरिटी नहीं है। लेकिन क्या तीनों को निकालने का प्रोसेस एक होगा? तो जवाब होगा नहीं। सर मिसाल के तौर पे एक स्टेप में आपने आयरन निकाला, एक स्टेप में आपने कॉपर निकाला, एक स्टेप में आपने एल्यूमिनियम निकाला, तो जिस वक्त आप आयरन निकाल रहे होंगे उस वक्त कॉपर और एल्यूमिनियम इंप्यूरिटी बन जाएगा। आयरन निकल गया, आयरन चला गया सारा, अब दो चीजें रह गई, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो जिस वक्त आप कॉपर निकाल रहे होगे ना उस वक्त आपके लिए एल्यूमिनियम इंप्यूरिटी होगा। क्लियर हो गई बात? यस सर, ओके सर, थैंक यू, समझ आ गया। जी सर। कोई बात नहीं, एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि गंदगी बहुत ज्यादा हो गई है। चलो ले आगे। लिया है सर। ओके लिया सर। ठीक है भाई। तो ये आ गया हमारे पास पिच ब्लेंड के हवाले से, आपसे आपको एक बात बता दी कि पिच ब्लेंड क्या होता है। तो हेनरी बेकरल ने क्या किया, हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी गलती से डिस्कवर करी। ये पिच ब्लेंड पे काम कर रहा था, ये पिच ब्लेंड के काम जो कहा जाता है तारीख में वो ये कहा जाता है कि ये पिच ब्लेंड में से एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, रात में जहां पर भी ये काम कर रहा था इसने वहां पर पिच ब्लेंड के एक टुकड़े को रखा और रखकर चला गया। पिच ब्लेंड के एक टुकड़े को रखकर ये वहां से चला गया। अच्छा, अब उस रात इससे गलती ये हुई कि पिच ब्लेंड के करीब ही फोटोग्राफिक प्लेट्स रखी हुई थी, पिच ब्लेंड के करीब ही फोटोग्राफिक प्लेट्स रखी हुई थी।
अच्छा, फोटोग्राफिक प्लेट्स मेरे ख्याल से मैं बता चुका हूँ, बताया मैंने फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है। यस सर। तो फोटोग्राफिक प्लेट्स रखी हुई थी, तो फोटोग्राफिक प्लेट, अच्छा अब अगले दिन ये सुबह आए तो इनके तो 14 तबाक रोशन हो गए कि ये फोटोग्राफिक प्लेट पे उल्टे सीधे धब्बे गंदे से क्यों पड़े हुए, यानी कि ये फोटोग्राफिक प्लेट खराब कैसे हो गई। क्योंकि जिस जमाने की ये बात है, उस जमाने में ये फोटोग्राफिक प्लेट इतनी सस्ती नहीं होती थी, फोटोग्राफिक प्लेट महंगी होती बहुत थी। महंगी होती थी। तो ये उस यस जमाने सर। की बात है, तो अब इतनी महंगी चीज अगर खराब हो जाए, उसके ऊपर धब्बे आ जाएं, तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात हो जाएगी। तो ये परेशान हुए कि भाई ऐसा क्यों हुआ। इन्होंने देखा कि यार इससे पहले तो ये हुआ नहीं था, ये सिर्फ कल ही हुआ। मैंने तो 2 दिन पहले ही फोटोग्राफिक प्लेट देखी थी तो सही थी, कल भी देखा था सही थी, ये तो आज ही इसमें धब्बे नजर आ रहे हैं। तो आज इस फोटोग्राफिक प्लेट के अराउंड में क्या हुआ, आज इस फोटोग्राफिक प्लेट के अराउंड में मैं कल यहाँ पर ये पिच ब्लेंड रख के चला गया था। तो इसका मतलब जो भी कारस्तानी हुई वो पिच ब्लेंड की वजह से हुई। तो हेनरी बेकरल साहब ने क्या किया, उस दिन इस पिच ब्लेंड के साथ जानबूझ के साफ सुथरी एक नई फोटोग्राफिक प्लेट रख दी। अगले दिन आकर देखा तो इस फोटोग्राफिक प्लेट का हाल वैसे ही था, खराब। तो इनको यकीन हो गया कि इस पिच ब्लेंड में से, इस पिच ब्लेंड में से सम इनविजिबल रेडिएशंस आर कमिंग आउट, कुछ इनविजिबल रेडिएशंस इस मतलब सर इन्होंने तुक्के में बताया था रेडियो एक्टिविटी, इनका मतलब आधे से ज्यादा केमिस्ट्री ये फिजिक्स नहीं का था काम तुक्के में मतलब। हुआ है। अच्छा। तब खुद ही सोच लो ना भाई, न्यूटन तो के सर सर पर ये अगर तो सेब नहीं गिरता तो आज क्या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे होते। अब वो सेब तुक्के में ही गिरा ना, सिंपल सी बात है। सेब की जगह दरख्त गिर जाता तो कुछ भी नहीं होता आज। तो तुम लोग की जिंदगी कितनी आसान होती, सोचा है कभी। यस सर, काफी बार। बस यही चीज है। यस सर। सर आसान है, फिजिक्स की वजह से तो अभी खैर केमिस्ट्री है थोड़ी मुश्किल। केमिस्ट्री तो झूठ पे बनी है सर, सच में। झूठ पे कहाँ से बन गई भाई, क्या हो गया। सर नहीं हर झूठ चीज पे नहीं, इमेजिन करो। आधी चीजें मतलब कोई आइडियल गेस सबसे करीब। इमेजिनेशन पर है आधी हाँ। चीजें। इसमें जो भी बात हो रही होती है केमिस्ट्री के अंदर, वो बेटा अजम्पशंस पे हो रही होती है। इसीलिए अजम्पशंस भी हम जब समझाते हैं ना बच्चों को, तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज्यादा चीजों को तुम्हारी किसी रियल लाइफ से रिलेट कर सकूं, कोई उल्टी सीधी एग्जाम्पल से रिलेट कर सकूं, मैं करता हूँ। उसकी यस वजह सर। यही है यस सर। कि अगर मैं तुम लोग को बोलूँ ना बेटा एटम, देखो हम एटम तुम्हें समझा तो सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें एटम दिखा नहीं सकते। हम तुम्हें तस्वीर बनाकर यस सर। तस्वीर इंटरनेट से उठाकर दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी भी क्या हकीकत, क्या तुम अपनी आंखों से देख सकते हो, तो जवाब होगा नहीं। तो ये सारे मसाइल हैं जो केमिस्ट्री से एसोसिएटेड है। इसलिए मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरी हद इम्कान कोशिश ये होती है कि मैं पढ़ाते वक्त ना चीज़ों को उल्टी सीधी चीज़ों से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ कि तुम किसी तरीके से अपने जहन में वो पिक्चर बना सको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि यस सर, वरना केमिस्ट्री तो बहुत बोरिंग है, जब बहुत पिक्चर, ज्यादा। बिल्कुल, जब तक देखो किसी चीज की पिक्चर आपके सामने नहीं बनती ना, पिक्चर आपके सामने नहीं आती, आपके जहन में वो बात आती ही नहीं। आपके जहन में कोई बात आने के लिए जरूरी है कि आपका जहन उस चीज की तस्वीर को बनाना शुरू करे। जब तक आपका जहन तस्वीर नहीं यस सर। बनाएगा, फिजिक्स में भी है। अगर कोई तुम्हें फिजिक्स में कोई प्रॉपर फिजिकल एग्जाम्पल भी दे रहा है, लेकिन तुम्हारा जहन उस वक्त अपने अंदर वो तस्वीर नहीं क्रिएट कर पा रहा, फिजिक्स भी नहीं समझ सकते। यस सर, ये सही कह थोड़ा रहे सा हैं। कंसर्न है। तो खैर हमारी बात कहाँ से निकली थी, कहाँ चले गए। तो सम इनविजिबल रेडिएशंस आर कमिंग आउट। इन्होंने ये देखा कि कुछ इनविजिबल रेडिएशंस जो है वो इसमें से निकल रही हैं। इन्होंने मतलब ये बताया, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट्स जो होती हैं वो इनविजिबल रेडिएशंस को, इनविजिबल एनर्जीज को डिटेक्ट कर सकती हैं जो हमें नजर नहीं आती। तो ये बात तो इनको भी पता थी, जिससे इन्होंने इस नतीजे पे ये पहुंचे कि भाई कुछ इनविजिबल रेडिएशंस जो है ना वो इसमें से कमी निकल रही हैं। और उसके बाद ये मजीद क्या काम करते उसके ऊपर। उसके बाद हेनरी बेकरल साहब मर गए, और हेनरी बेकरल साहब मरे भी इन ही रेडिएशंस की वजह से हैं। फिर सर इनकी वाइफ भी, मतलब यही था ना, इनकी वाइफ भी मतलब इन्हीं के साथ कुछ कर रही थी और मतलब वो भी, इनका इंतकाल हो गया था इसी चीज की अरे वजह से। नहीं नहीं नहीं, वो तो ये थी मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी। अगला अच्छा, वो पैराग्राफ। डिफरेंट था।
हेनरी बेक्यूरेल ने डिस्कवर किया। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे पेरी क्यूरी नाम के, तो उनकी ज़ौजा और दुनिया की वाहिद ऐसी जैसे साइंटिस्ट कह सकता हूँ, हाँ साइंटिस्ट ही कहूँगा, कि दुनिया की वाहिद वो फीमेल साइंटिस्ट हैं ये, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज विनर है, दोनों में। ये वाहिद फीमेल साइंटिस्ट हैं आज तक जो दोनों में जिनको इनको नोबेल प्राइज मिला है। इवन इनके शौहर को सर भी। कौन सी वाली, मैरी क्यूरी के पेरी क्यूरी? अरे खुदा का खौफ करो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तक नहीं कर पा रही। पेरी क्यूरी बेटा वो हस्बैंड था, हस्बैंड यकीनी तौर पर फीमेल होता है। और मैरी क्यूरी बेटा, इनका असली नाम ये नहीं था, इनका असली नाम था मारिया, तुम्हारे ही नाम से मंसूब है। इनका असली नाम था मारिया स्क्लोवास्का, ये इनका असली नाम था। इनकी शादी चूंकि पेरी क्यूरी से हुई थी, तो इनका फिर पूरा नाम हो गया था मारिया स्क्लोडोवास्का क्यूरी, ये इनका असली नाम था। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में मैरी क्यूरी कहते रहते हैं। लेकिन ये मतलब ऐसा लगता है मतलब हमारी तो कोई दादी अम्मा लगी हैं, हम मैरी क्यूरी बुला रहे हैं प्यार से। अरे भाई पूरा नाम ले लो, क्या जा रहा है। मारिया स्क्लोडोवास्का क्यूरी खैर इनका नाम था। तो ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर काम कर रहे थे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के ऊपर। इसी तरह के यूरेनियम मिनरल के ऊपर ये काम कर रहे थे। जैसे ये पिच ब्लेंड है, इसी तरह के यूरेनियम मिनरल के ऊपर ये काम कर रहे थे। यूरेनियम सॉल्ट्स कह लें या यूरेनियम मिनरल कह लें। तो अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कहा कि दे फाउंड दैट द रेडियो एक्टिविटी गिवन बाय यूरेनियम मिनरल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्योर यूरेनियम सॉल्ट। कोई यूरेनियम का सॉल्ट हो जैसे यूसीएल, यूरेनियम क्लोराइड, इसके मुकाबले में जो यूरेनियम का मिनरल है उसकी रेडियो एक्टिविटी ज्यादा है। मतलब क्या है, यूरेनियम के मिनरल का मतलब है प्योर यूरेनियम एलिमेंट, यूरेनियम मिनरल का मतलब ये है। और ये जो यूसीएल है ये कंपाउंड है। तो ये इन दोनों ने सबसे पहली चीज तो ये डिस्कवर की कि जो प्योर यूरेनियम है उसकी रेडियो एक्टिविटी एज मच एज यूसीएल बहुत ज्यादा है, एज कंपेयरिंग विद यूसीएल बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखो जब कंपाउंड बनता है तो ये बात हम जानते हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज में अमेंडमेंट्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं ना। तो दैट इज वाई ये यूसीएल से ज्यादा है। सबसे पहली बात इन्होंने ये बताया था। उसके बाद इसी यूरेनियम सॉल्ट में केमिकल मेथड्स को कुछ यूज करके इन्होंने दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था, जिनका नाम पोलोनियम और रेडियम था। यूरेनियम सॉल्ट्स के ऊपर ही काम करते हुए केमिकल रिएक्शंस करवाकर इन्होंने ये पाया कि कुछ यूरेनियम सॉल्ट में से ही दो एलिमेंट इन्होंने निकाले जो कि अलग एलिमेंट थे, और वो थे पोलोनियम और रेडियम। ठीक है ना। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में आता है रेडियम, और पोलोनियम ग्रुप 6 में आता है। अच्छा, पोलोनियम के रेडियम के बारे में देखो क्या कहा गया है। द रेडियम इज मिलियन टाइम्स मोर रिएक्टिव देन यूरेनियम इन गिवन आउट इनविजिबल रेडिएशन। रेडियम जो होता है वो यूरेनियम के मुकाबले में कई गुना ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव से मुराद यहाँ पर जब हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए लफ्ज रिएक्टिव का इस्तेमाल करते हैं ना बेटा, तो हमारा मतलब होता है कि वो कितनी ज्यादा और कितनी तेजी से इनविजिबल रेडिएशन अपने अंदर से निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर रिएक्टिव का मतलब ये होता है। रिएक्टिव का मतलब वो केमिकल बॉन्ड वाला रिएक्टिव नहीं होता। रेडियो एक्टिविटी में रिएक्टिव का मतलब इनविजिबल रेडिएशंस कितनी पावर, मतलब कितनी ज्यादा निकलेंगी और कितनी देर तक निकलेंगी, इन सारी चीजों का जो मजमूआ होता है वो यहाँ पर रिएक्टिविटी कहलाता है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था सर रेडियो एक्टिविटी का। जी बेटा। सर ये मतलब रेडिएशन निकलती किस तरीके से, क्या प्रोसीजर होता है? हाय 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 हाय, अब तो दिल कर रहा है कि तुम्हें वो गंदी सी कहानी सुना ही दी जाए। नहीं सुना सर, यस नहीं सर, सर, कुछ तो एग्जाम्पल दें। चलो अब वो मतलब वाली कोई सुनाएंगे सर आप, वो जो 9th क्लास में हम लोग ने एक्सपेरिमेंट देखा था। कौन सा वो एक्सपेरिमेंट देखा था? वो वाला कौन सा? देखा नहीं था, पढ़ा था। चलो अभी हम तुम्हें बताते हैं ना, पहले स्क्रीनशॉट लो फिर। असल में वो कहानी, ये कहानी इतनी गंदी है कि तुम्हें जो है ना, मैं मतलब रिकॉर्डिंग में नहीं सुना सकता। ध्यान रखेगा, मगरी का टाइम हो रहा है। हाँ वो कह रहे हैं स्क्रीनशॉट तो ले लो, इतनी गंदी नहीं है। ले ले लिया लिए सर सर। स्क्रीनशॉट। ठीक है।
चलो भाई अब